गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम हिमेश ईशान है। मेरा गोल है यूपीएससी 2027। मेरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। और अभी हम लोग इसी के लेक्चर सीरीज के बीच में हैं। लास्ट क्लास तक हमने जेबी लमार्क लमार्क के जरूर प्री डार्विनियन थ्योरीज के अंदर आता है लमार्क। लमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट प्री डार्विनियन थ्योरी। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक जाना था। आज हम लोग थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार चार्ल्स डार्विन भी आज खत्म कर दें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लमार्किज्म, जैसे भाई जो डार्विन की थ्योरी है उसको डार्विनिज्म बोलते हैं, तो वैसे ही लमार्क की जो थ्योरी उसको लमार्किज्म बोलते हैं। इज्म बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। तुम किसी भी शब्द के पीछे इज्म लगा दोगे ना, वो चीज एक आइडियोलॉजी बन जाएगी। एक है कम्युनिस्ट, है ना। कम्युनिस्ट क्या है? इट्स अ इट कैन बी एन एडजेक्टिव, राइट? इट कैन बी एन एडजेक्टिव और इट कैन बी अ नाउन इवन, राइट? कि भाई ये लोग कम्युनिस्ट है, मतलब ये लोग एक सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं, अपने यहाँ पर अपने यहाँ बिलीव करते हैं उस चीज के बारे में। और दूसरी तरफ ना, अगर हमने कम्युनिस्ट की जगह उसके नीचे लगा दिया इज्म, कम्युनिज्म, अब अचानक से क्या बन गया? अभी एक आइडियोलॉजी बन गई, राइट? जैसे ही हम लोग किसी शब्द के पीछे में आईएसएम लगा देते हैं, इज्म शब्द लगा देते हैं, तो वैसे ही वो क्या बन जाता है? एक आइडियोलॉजी बन जाती है, रादर देन एक कोई कुछ और वर्ड या नाउन या कोई भी हो, राइट? देखो, लमार्किज्म क्या बताता है लोगों को? इंटरनल अर्ज आता है कि भाई वो बोलता है कि भाई हमारे जो बॉडीज के जो हमारा एवोल्यूशन जो होता है ना, एवोल्यूशन क्या क्रिएट करता है? एक इंटरनल अर्ज क्रिएट करता है हमारे अंदर। भाई अर्ज है कि भाई हम लोग को एवोल्यूशन के साथ टर्न होना है, राइट? फिर अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ गया तो फिर नए नीड्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। नया एनवायरमेंट आ गया, नया एनवायरमेंट आ गया तो फिर अब अगर मान लेते हैं कि स्नो वाला एनवायरमेंट आ गया, तो अब क्या है? अचानक से थिक थिक अगर आपके ऊपर में फरा कवर है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अगर आपका साइज छोटा है ना, आपका सर्फेस एरिया कम है, तो आप लेस हीट लूज करोगे। तो एनवायरमेंटल चेंज हुआ तो उस चक्कर में नए नीड्स क्रिएट हो गए, राइट? अब जब नए नीड्स क्रिएट होंगे तो कुछ ऑर्गन होंगे जिनका डिसयूज शुरू हो जाएगा, है ना। डिसयूज मतलब कि मतलब वो ऑर्गन का कोई उतना इस्तेमाल ही नहीं है। बोलते कि पहले जब किसी टाइम पे उस एरिया के अंदर वार्म क्लाइमेट होगा, तब कोई ऑर्गन होगा जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता होगा। बट अब जबकि यहाँ पर अब जब वहां पर इन्वायरमेंट बदल चुका है, अब वहां पर आइस आ चुकी है, तब वो जो ऑर्गन है जो पहले सर्वाइव करने में हेल्प करता था, उसका वो धीरे धीरे डिसअपियर होने जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका यूज ही नहीं होगा। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो डक वाला एग्जांपल, है ना, कि भाई जो बर्ड्स पंख को यूज करती है उड़ने के लिए, उनका पंख क्या होता है? उनका पंख का लाइक शेप भी इवन बेटर होता है, उसके पंख के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं, है ना। और वो ऑर्गन डेवलप होता रहता है, वो ऑर्गन और बेटर हो जाता है जनरेशन जनरेशन का। बट डक्स है, राइट? पीकॉक्स को इवन मान सकते हैं हम लोग, राइट? ये सारी बर्ड्स क्या होती है? दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्लाई, है ना। ये लोग एग्जैक्टली फ्लाई नहीं करते हैं, कर सकते हैं फ्लाई, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट बहुत छोटी डिस्टेंस तक करते हैं। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करके नहीं जाते। दे आर नॉट ईगल या इवन हम उनको पिजन या स्पैरो भी नहीं बोल सकते हैं, हमिंग बर्ड भी नहीं बोल सकते उसको, right? वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा दूर तक से उड़ के चले जाएंगे, जरा सा कि भाई इसे दीवार क्रॉस करनी, थोड़ा उड़ लिया, है ना। तो क्या है कि उनका जो विंग्स वाला ऑर्गन है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब जब विंग्स का ऑर्गन बहुत कम इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? विंग्स विल बिकम मोर और लेस ऑर्नामेंटल या वेस्टिजियल बन जाएंगे धीरे धीरे, है ना। एंड दे विल लूज देयर एबिलिटी टू फ्लाई बिकॉज एवोल्यूशन में इट्स नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, है ना। तो भैया अगर ऑर्गन डिसयूज होगा, धीरे क्या होगा? वो ऑर्गन डिसअपियर हो जाएगा। जैसे अपना अपेंडिक्स है ना। जैसे जैसे हमारा हम लोगों ने पत्ते वत्ते है ना, हम लोगों ने कच्चा पत्ता खाना छोड़ दिया, वैसे वैसे हम लोगों को सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने की हमारी नीड खत्म हो गई। जैसे ही हमारी सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने की नीड खत्म हो गई, वैसे वैसे जो अपेंडिक्स है वो धीरे 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 डिसयूज के साथ खत्म होते 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 अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब तो इवन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर दे आर बीइंग बोर्न विदाउट एन अपेंडिक्स, राइट? पहले तो एटलीस्ट अपेंडिक्स होता था, यू हैव टू उसको में डिजीज आती थी, यू हैव टू गेट इट रिमूव्ड, बट अब इवन वो भी नहीं है। फिर यूज ऑफ ऑर्गन, अब भाई जो नया एनवायरमेंट आया उसके साथ सोचता है कोई दूसरे ऑर्गन की यूज बढ़ जाए, है ना, उस दूसरे ऑर्गन का कुछ इस्तेमाल इंक्रीज हो जाए, या होता है वो दूसरा ऑर्गन आपको बेटर चांसेस देगा उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो वो ऑर्गन का इस्तेमाल होने जाएगा। जैसे वो ऑर्गन इस्तेमाल होने जाएगा वैसे वैसे वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा, वो ऑर्गन और भी ज्यादा आपके लिए बेटर वे से परफॉर्म कर पाएगा, उसका एवोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वो डेवलप हो जाएगा। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अब जैसे कि भाई कोई एक ऑर्गन है जिसका डिसयूज लगाता चला जा रहा है और दूसरा ऑर्गन जिसका यूज खोया जा रहा है, तो फिर इसके बाद जब अगले जनरेशन जब पैदा होगी तो उनके अंदर दे विल
उनको इनहेरिटेंस मिलेगा ये चीजों के बारे में, वो लोग बचपन से ये चीज कर रहे होंगे कि जो ऑर्गन जिसका अब सर्वाइवल में ज्यादा रोल नहीं है उस ऑर्गन को हम कम यूज करेंगे, और जिस ऑर्गन को का काफी इस्तेमाल है जिसके कारण जो इन्वायरमेंट के बदलने के बाद जो हमने अडेप्टेशन किया उसके साथ में जो वो इवॉल्व हो चुका है ना, उस उसको भी वो भी इनहेरिट करेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, उसको हम उस ऑर्गन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, राइट। और इससे क्या होगा, जैसे जब इनहेरिटेंस करते होंगे रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का, एक नई स्पीशीज बन जाएगी, है ना, एक नई स्पीशीज जुड़ जाएगी कुछ समय बाद जाके। आप पता भी लगा नहीं पाओगे कि अच्छा ये स्पीशीज कभी किसी जमाने में पहले ये हुआ करती थी। देखो, एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट लमार्किज्म, अब जैसे कोई भी अगर कोई थ्योरी देता है तो फिर हजारों लोग खड़े जाते हैं उसको डिस्प्रूव करने के लिए, और ये चीज जरूरी भी है, क्योंकि जब तक कोई ये बताएगा नहीं कि भाई, जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करें, तो हम लोग एक दूसरे पे देखेंगे नहीं कि भाई क्या गलत है क्या सही है, तब तक हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये थ्योरी सही ही है ना, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है। तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट है जो लमार्किज्म के अगेंस्ट हुए थे। जैसे पहला है ये म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। म्यूटिलेशन क्या होता है, म्यूटिलेशन मतलब कोई भी लाइक जैसे हाथ, कुछ भी, कोई भी एक पैर काट देना या कोई भी तरह का लिम्ब को काट देना या भाई कट कर देना ना, उसको म्यूटिलेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये दिया था अगस्टस, हाँ, अगस्त वाइसमुन ने, है ना, इसने दिया था ये एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया, a German biologist tested the Lamarck's theory by cutting the tails of mice generation after generation. If Lamarckism were correct, subsequent generations should have developed shorter and shorter tails, but no shortening of tails was observed. देखो, अब ऐसे ऐसे कह रहा है तो लग रहा है कि शायद ठीक बोल रहा होगा, है ना, बट मतलब कोई कोई सेंस नहीं बनता है इसकी बात का। जनरेशन टू जनरेशन जो अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे इनहेरिट होते हैं, हाउ आर दे इनहेरिटेड। देखो, होता ये है कि लेट्स अज्यूम कि हम लोग रहते हैं, हम लोग जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट में रहते हैं हम लोग। तो थार डेजर्ट में आपको अलग तरह के आपको फीचर्स दिखेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पेट पेट जो अपने घर पे रखते हैं, राइट। वो लोग ये सोच के रखेंगे नहीं कि भाई ये पेट इसी इन्वायरमेंट के लिए इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है ना, उसको देखेंगे नहीं वो लोग, है ना? तो वो लोग क्या रख लेंगे, वो लाइक कोई दूसरी तरह पर्शियन कैट टाइप का, मुझे बहुत बाल होते हैं, या जो ठंडे इलाके में रहने वाला बिल्ली है या कुत्ता है, उसको अपने पास रखेंगे, साइबेरियन हस्की टाइप का, है ना, उसको अपने पास रख लेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो नया तरह का जो नया स्पीशीज आया है यहाँ पर, जिसकी जो नेचुरल एवोल्यूशन है, इट इज नॉट मेंट फॉर देयर सर्वाइवल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। तो फिर क्या होगा, दिस विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट देम, है ना। जितना ज्यादा उनका फर होगा उतना ज्यादा गर्मी होगी, इतना ज्यादा गर्मी होगा, इतना फर होगा, उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो सर्वाइव नहीं करेगा वो एनिमल, है ना। तो इसका मतलब क्या बता रहा है यहाँ का एनवायरमेंट, कि भाई तुम्हारे पास कम फर होना चाहिए और यू शुड स्वेट, है ना। अगर तुम कम फर होगा, तुम्हारे पास स्वेट होगा, तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। और वाइल्ड के अंदर कोई अगर एक ऐसा बिल्ली है कुत्ता है जिसका बहुत ज्यादा बाल है, और दूसरा एक बिल्ली कुत्ता है जिसका उतना बाल नहीं है, कम कम बाल है यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से है, तो कौन सर्वाइव करेगा। ऑब्वियसली वही वाला एनिमल सर्वाइव करेगा जो यहाँ के लिए इवॉल्व हुआ है। दूसरा एनिमल तो घुटन से या किसी भी रीजन के कारण इतना गर्मी के चक्कर में मर जाएगा वो, है ना। तो अब जो मर गया वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो वो अपने जो घने फर वाला जो जीन है उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरा एनिमल था जो यहाँ के एनवायरमेंट के लिए सर्वाइव कर गया, है ना, वो जाके आगे ब्रीडिंग करेगा और वो जाके अपनी आगे कम फर वाली जो जीन है उसको आगे ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि इन्वायरमेंट बदल गया तो अचानक से लोगों का अचानक से ये भी बदल गया कि भाई एवोल्यूशन कैसे काम करेगा ना, हमारा मूड इतना बदल, ऐसे नहीं होता है। देखो, चीजें ऐसे ही होती है, सिलेक्शन प्रेशर इसी को कहते हैं कि भाई कोई एक तरह की जो ट्रेट होता है एक पॉपुलेशन के अंदर, दैट बिकम्स मच मोर अकिन टू सर्वाइवल बाकी ट्रेड्स के हिसाब से। तो जिन जो 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 उस सोसाइटी है, जो स्पीशीज के मेंबर्स है, जो उस पर्टिकुलर नीश जो है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसके अंदर अगर वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, तो देयर इज अ मच हायर चांस कि वही सर्वाइव करेंगे, और जो ज्यादा सर्वाइव करेगा वही ज्यादा बच्चे करेगा, तो वही जीन आगे ट्रांसमिट होगा। तो ऐसे काम करता है। बट इसने क्या किया कि इसने भाई जनरेशन टू जनरेशन बस जो चूहे हैं उनकी पूंछ काटता रहा। अब भाई उससे क्या उनके सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है ना। भाई इंसान लोग के हाथ कट जाते हैं, है ना, कोई लोग को फैक्ट्री में हाथ कट जाते हैं या एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट जाता है, जिसका मतलब क्या है कि आगे का बच्चा होगा वो बिना हाथ के पैदा होगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा ये सिचुएशन, अगर ये ऐसा क्रिएट करता है एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर जो माइस है उनके पूंछ काटने से उनके सर्वाइवल रेट्स पे चेंज आ जाते हैं ना, इट वुड बी मच मोर
एक्यूरेट कि वो सर्वाइव करेंगे अगर उनकी पूछ छूटी होती है, पूछ नहीं होती उनकी, तो तब selection pressure would have worked. तब there's a little bit of chance कि after multiple generations you might evolve someone with smaller tails, है ना? और usually क्या होता है कि you cannot guess कि evolution कौन सा path लेगा. Evolution हमेशा अलग सा path लेता है, ऐसा path लेता है जो you cannot guess, है ना? तो सोच भी नहीं पाओगे. तो there's not even a guarantee कि भाई अगर tails होना नुकसानदायक हो जाता है और tails अगर गायब हो जाती हैं जुओं में, तो क्या वो किसी से रिप्लेस होंगी या नहीं होंगी, किसी को नहीं पता. बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज, है ना, ईयर एंड नोज, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है फॉर एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट लमार्किज्म है ना. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी प्रिमिटिव एंड कंटेम्परेरी सोसाइटीज बट नो सच अल्टरेशन इन द बॉडी ट्रांसमिटेड नेक्स्ट जनरेशन, है ना. देखो, बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज, हम लोग इंडिया में रहते हैं, राइट. हम लोग ने तो हमारी जिंदगी में देखा ही है कि भाई हमारे घर में खासकर जो हमारी जो घर की जो विमेन होती हैं उनके ईयर्स के अंदर पियर्सिंग होती है ना, उनके नोज पे पियर्सिंग होती है ना. और अगर ज्यादा ही आप जेंजी हो तो मे बी लिप रिंग, इस टाइप की कोई चीज होती है. तो तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये पहली पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि पहली पहली बार हम लोग को दिमाग में आया है कि भाई नहीं, है ना, हम लोग यहाँ पर छेद कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग पियर्सिंग लगा सकते हैं. ऐसा तो है नहीं, है ना. हो तो रही है हजारों सालों से, है ना. जब से हम लोग अपनी इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं, जब से इंडिया में जो वुमेन है वो लाइक उन लोगों ने लाइक अपने आप को सताना सीख लिया विद दीज ऑर्नामेंट्स, राइट. तब से यही चीज हो रही है ना. तो कायदे से ऐसा होना चाहिए ताकि उतने जनरेशन से हो रही है तो अभी भी अभी अब बच्चों का पैदा होना चाहिए विद द होल्स, कि कान में पहले से ही होल है जहां पर हमको करना है. बट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है भाई, क्योंकि कान में छेद करके अगर आप उसमें ऑर्नामेंट लगाओगे तो इट माइट लुक नाइस, इट माइट लुक ब्यूटीफुल, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अकिन टू सर्वाइवल, है ना. सिलेक्शन प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन प्रेशर विल बी सेम, है ना, विल बी सेम भाई. भाई लड़की हो जिसके कान में वो ऑर्नामेंट हो या ना हो, है ना, उससे उसके रिप्रोडक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. उतना ही उसका जो इकोनॉमिक जो बर्थ बर्थ रेशियो है वो उतना ही रहेगा, है ना. उसका जो उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, राइट ना, वो तो वही रहेगा चाहे उसकी बोरिंग हो या ना हो, है ना. तो अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट एग्जाम्पल, बट अगर कोई पूछे कि भाई ला मार्क्सिज्म के अगेंस्ट बताओ भाई क्या किया, तो ये तो एक्सपेरिमेंट बता देना, है ना, सिंपल सी बात है. अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट जो फेवर करते हैं ला मार्क्सिज्म को, है ना, एज एक्सपेरिमेंट जो समझते हैं ला मार्क्सिज्म को. तो एब समनर्स एक्सपेरिमेंट, एब समनर भी एक कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, उसका एक्सपेरिमेंट था. he reared white rats at high temperature and found that rats developed larger bodies and long tails and their characters also transmitted to next generation. देखो, अब देखो, इसने थोड़ा सा दिमाग लगा के और प्रॉपर्ली इसने प्रॉपर्ली टेस्ट किया है. इसने क्या किया, उसने व्हाइट चूहों को बहुत हाई टेम्परेचर में बनाया, ठीक है. और अब क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है तब यू विल स्वेट अ लॉट, तो आपके बॉडी के अंदर पहले से ही काफी कुछ होना चाहिए तभी आप जी पाओगे वहां पर. तो छोटे चूहे जल्दी मर जाएंगे, जो बड़ा चूहा है वो जिंदा रह जाएगा. देखो, अब क्योंकि बड़ा होना और एक लंबा टेल होना इज essential for their survival, इसीलिए जनरेशन जनरेशन के बाद में you can see that acquired characteristics being transmitted, है ना. MC Douglas experiment, he trained white rats to come out through a maze filled with electric wiring so that when a rat committed a mistake, it got a shock. When such trained rats were mated, it claimed that the later generation were committing less mistakes. इसके अंदर ये क्या बात कर रहा है, पहले लोग मानते थे कि एनिमल्स केवल अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं, ठीक है, एनिमल अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं. एनिमल लोग को कोई वो नहीं है कि एनिमल लोग का अपना खुद का ब्रेन नहीं होता है. बट इफ मुझे पता है आप लोग में से काफी लोग पेट ओनर्स होंगे या एटलीस्ट आप लोग एनिमल्स को प्यार करते हो, खाना खिलाते हो, तो आप ये समझते हो कि इट्स नॉट ट्रू ये बात कि वो केवल अपने इंस्टिंक्ट से बात करते हैं, है ना, इंस्टिंक्ट से चलते हैं. ऐसा नहीं है. You can tell they also have a social hierarchy, उनकी भी एक social standing होती है, उनकी भी एक सोसाइटी होती है उनके आसपास में, है ना. वो अलग बात है कि they live with a different culture, है ना, उनका सब कुछ एकदम अलग है, but they still do all of that, है ना. अब चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे मे बी वो एक ह्यूमन लेवल वाली कॉम्प्लेक्सिटी पे ना पहुंचाओ, वो चाहे किसी भी लेवल पे एक सोशल सोसाइटी का पार्ट हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना. तो ये क्या है, दैट इज, है ना,
ये क्या है ये मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों आगे जनरेशन को ये सब चीजें मिलती है। अब देखो इसमें क्या इशू हो, इस वाले में इसने क्या सीखने की कोशिश की कि भाई अगर रैट्स केवल अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते, ठीक है, अगर रैट्स को रियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस इंस्टिंक्ट है कि भाई जो मैंने इंस्टिंक्ट किया वही करूंगा, तो कायदे से जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद जनरेशन जो आ रही है उन सब लोगों को मिस्टेक्स की रेशियो कम नहीं होनी चाहिए थी, है ना? अगर होती भी तो मे बी उनके खुद के लाइफ टाइम में होती कि बचपन में वो लोग ज्यादा मिस्टेक्स करते फिर सीखते बड़े हो गए तो अब फिर वो कम गलतियां करते हैं, ऐसा होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ऐसे नहीं हुआ क्योंकि अगले जनरेशन ने अपने आप ही मिस्टेक्स कम करना शुरू कर दिया। अब वियर्ड लग रहा होगा, अपने आप कैसे कम करना शुरू कर दिया? क्या इनको जब ये लोग अपनी माँ की पेट में तब उनको सपना आ गया था इन लोग को कि नहीं भाई हमने ऐसी मेज में पैदा होंगे जहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक वायरिंग खड़ी रहेगी, जाएंगे टकरा जाएंगे उससे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि अगर आप लोगों के घर में पेट्स रहे होंगे तो और अगर उनके कई बच्चे होंगे तो यू वुड सी कैट्स की जो मम्मी होती है वो अपने बच्चे कैट्स को सिखाती है कि हंटिंग कैसे करते हैं। तो अगर डॉग डॉग की जो मॉम है ना, वो भी अपने बच्चों को सिखाती है कि भाई जीना कैसे होता है ना, किसके साथ एसोसिएट करते हैं, कैसे रहना होता है। तो पेरेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने बच्चों को तैयार करे जो भी दुनिया है उसको सर्वाइव करने के लिए, है ना? तो तो फिर यहाँ पर भी क्या पता चला, यहाँ पे बस पता चला कि ठीक है, जो पहला जो हमने डाला था मेज के अंदर रैट्स को, वो लोग ने तो खूब मिस्टेक्स की, बट उसके बाद जो अगला जनरेशन आया वो लोग कम मिस्टेक्स करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी पहली जनरेशन ने सिखा दिया उनको कि भाई देखो यहाँ से जाओगे तो तुमको ये ऐसे खुला वायर होगा, उधर जाओगे तो खुला वायर होगा, नहीं यहाँ जाओगे तो ठीक रहेगा, है ना? सिखा दिया उसको, इसलिए अब वो लोग गलतियां भी कम करते हैं, है ना? दे आर डूइंग लेस मिस्टेक्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि भाई उनका एवोल्यूशनरी ट्रेट टू नॉट टच अ वायर वो इनहेरिट हो गया है, बट दैट इज अ थोड़ा सा उसको समझना गलत है क्योंकि इट्स नॉट एग्जैक्टली इनहेरिटेंस, इट्स मोर अबाउट लर्निंग, है ना? सिखाया गया है उसको कि भाई यहाँ से नहीं जाना चाहिए, है ना? अब वो कंफ्यूजन क्या है अपने लमार्क का? लमार्क कंसिडर्ड वेरिएशन एज द product of evolution, whereas modern theories consider variation as raw material of evolution that are further acted upon by natural selection. He could not explain how internal urges lead to variations. Right? बहुत बहुत अच्छा, काफी काफी अच्छा कंक्लूजन है ये। देखो लमार्क ये मानता था कि एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? एवोल्यूशन को लमार्क को ये था कि एवोल्यूशन चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। अब खुद सोचो, स्टार्ट अभी हम लोग ईबी टेलर के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी जो बिगेस्ट उसका जो बड़ा जो उसका क्रिटिसिज्म है यही रहेगा कि उस बंदे ने जो कल्चरल एवोल्यूशन है उसको इक्वेट कर दिया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ, है ना? अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो सकता है कि लिनियर वे में हुआ, हर जगह पे इंसान बंदर से ही इंसान बना है ना, बट कल्चरल एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता है ना? हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कल्चरल एवोल्यूशन और कल्चरल ट्रांसमिशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और वो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, राइट? तो उसने ये गलती कर दी, देखो इसने भी वही चीज कर दी। देखो इसने एवोल्यूशन को मान लिया एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि भाई ये तो होता ही रहता है। उसने ये नहीं बताया कि एवोल्यूशन क्यों हो रहा है, ये नहीं बताया उसने। उसने बस बोला कि भाई एवोल्यूशन होता रहता है और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता रहता है वैसे वैसे वेरिएशन क्रिएट होते रहते हैं, जैसे वैसे वैसे धीरे धीरे वेरिएशन आते रहते हैं, है ना? और वही एवोल्यूशन है। लमार्क ने ऐसे देखा और गलती उसकी वही हो गई, ठीक है? अभी हम लोग इसके बाद डार्विन शुरू करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई लमार्क गलत बात नहीं कर रहा था, लमार्क सही बोल रहा था, उसकी उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट सही थी, बट कुछ कुछ जगहों पर रह गया वो, जैसे यहाँ पर, है ना? अब हम लोग को पता है आज के जमाने में कि एवोल्यूशन नहीं ड्राइव करता है वेरिएशंस को, वेरिएशन ड्राइव करता है एवोल्यूशन को। देखो समझो कैसे कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो तरीके से म्यूटेशन होता है ना, एक जीन्स जीन्स में चेंज आता है या एक कोई चीज ज्यादा एडेप्टेबल होती है किसी जगह पे, है ना? एक तो है सिलेक्शन प्रेशर, है ना? जो जिस क्रीचर्स के अंदर ज्यादा ट्रेड्स है जो सरवाइव करेगी उस एनवायरनमेंट के अंदर, दे विल वेट मोर, है ना? दे विल रिप्रोड्यूस मोर, सो दे विल ट्रांसमिट देयर जेनेटिक इवन मोर, इवन फर्दर, है ना? नीचे नीचे तक आगे जनरेशन तक वो जेनेटिक जाता रहेगा, ठीक है? और दूसरा क्या तरीका होता है? म्यूटेशन। हमारे जीन्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जीन्स के अंदर काफी जगहों पे कई बार जीन्स के अंदर कोई स्ट्रैंड्स टूट जाते हैं, है ना? कुछ हो जाता है, अब्रेजन हो गया, उसको रिबिल्ड करना पड़ता है।
जीन्स को। जब हमारी जीन्स रिबिल्ड होती है तो कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी तरह से ठीक से रिबिल्ड नहीं हो पाती है, कुछ कुछ एक चीज बदल गई, कोई एक जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो बदल गया। तो इस चक्कर में क्या होगा, है ना, इस चक्कर में क्या होगा, अब जो अगली जनरेशन जो आएगी उसके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग आएगा, है ना, थोड़ा सा वो डिफरेंट आएंगे, जो भी वो जो चेंज है जीन के अंदर वो जिस भी तरीके से उसके फिजिकल फीचर्स के ऊपर दिखेगा, है ना, वैसे वैसे वो फीचर बदल जाएगा उसका नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो इट्स नॉट बिकॉज कि एवोल्यूशन कह रहा है उसको कि ऐसा हो इसीलिए, नहीं, क्योंकि म्यूटेशन हो गया उसकी जीन्स में पैदा होते हुए, राइट, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई म्यूटेशन हो गया, इस चक्कर में वो बच्चा उस बच्चा थोड़ा इस डिफरेंट ट्रेड्स के साथ या इस वेरिएशन के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आपकी थ्योरी में मानते हैं कि भाई जो ये छोटे छोटे वेरिएशन है, जो म्यूटेशन है, यही है जो लाइक कंपाउंड होके बाद में हम इनको एवोल्यूशन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा फर्दर एक्टर बोल नेचुरल सिलेक्शन भी काम करेगा, ठीक है। बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इंटरनल अर्जेस से वेरिएशन कैसे होगा, राइट, क्योंकि उसने समझा ही नहीं, उसने ये नहीं समझा कि भाई एवोल्यूशन क्यों हो रहा है ना, उसने बस मान लिया कि एवोल्यूशन होता है और उसने आगे अपनी थ्योरी दे दी, इसलिए ये समझ नहीं पाया कि कैसे भाई इंटरनल अर्ज का वेरिएशन होने लग जाता है ना, ये नहीं समझता है वो। राइट अबाउट लमार्किज्म, है ना, लाइक ये सब अब पुराने सवाल है, बट फिर भी लाइक अभी हमने काफी डिटेल में ऑलमोस्ट 2 क्लासेस को लेके हमने डिस्कस किया है लमार्किज्म के बारे में, और उसको समझना भी जरूरी है, जितना अच्छे से आप इसको समझोगे उतनी बेटर वे से हम डार्विन और उसके आगे भी थ्योरीज आएगी उसको समझ पाओगे आप लोग। तो तो हाँ, लमार्क भी इंपॉर्टेंट, और लिख लेना, राइट अबाउट लमार्किज्म लिख लेना, जितना भी दिमाग में आ रहा है क्या आता है ना। आई विल आल्सो राइट इट। चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब लमार्किज्म खत्म हो गया, ठीक है। अब लमार्क के बाद आता है डार्विन। जब लमार्क अपनी ये सब थ्योरी दे रहा था ना, उस समय डार्विन अपनी रिसर्च ही कर रहा था। उस समय डार्विन गया हुआ था अपना गैलापागोस आइलैंड में, वहां जाके फिंचेस स्टडी कर रहा है, वो सब कर रहा है ना। और डार्विनिज्म के टाइम पे इसके पास मेंडल जेनेटिक्स का भी एग्जांपल नहीं था, राइट। मेंडल जेनेटिक्स भी मतलब मेंडल आदमी था, वो मर चुका था बहुत पहले, बट उसकी जो थ्योरी थी वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दबी हुई थी, अभी किसी ने ढूंढी नहीं थी वो, इट विल गेट डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है। तो देखो, डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको जो बोल रहा है बोलो, ये दोनों चीज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन वही कि भाई नेचर सेलेक्ट करता है कि आगे कौन जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो जो डार्विन की थ्योरी है उसको भी हम लोग ऐसे छोटे से चार्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट टफ, सिंपल। देखो, ओवर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? अब ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है कि अब मान लेते हैं कि एक कोई जगह का कोई एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे इतना खाना है कि वो एक बार में 100 गाय उस पर खाना खा सकती है, और वो सस्टेनेबली रह जाएगा, और सस्टेनेबली वो बाद में उग भी जाएगा, तो उसको डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें कैपेबिलिटी है 100 काउस को फीड करने की एक बार में। बट अब काउस केवल खाना तो नहीं खाएंगे, है ना, काउस भी रिप्रोड्यूस करेंगे। अब काउस रिप्रोड्यूस करेंगे तो भाई 100 काउस से 110 का हो जाएंगे, 120 का हो जाएगी, 130 का हो जाएगी, मे भी, है ना। अब क्या हो गया, अब अचानक से जितना फूड इस आइलैंड पर था, अब कम हो गया फूड, है ना। अब एक्स्ट्रा माउथ आ गया, 30 एक्स्ट्रा माउथ आ गए खाना खाने के लिए। अब 30 एक्स्ट्रा माउथ आएंगे तो भाई किसी का खाना कम करना पड़ेगा, तभी किसी का खाना बढ़ेगा, है ना। तो अब इट्स कॉम्पिटिशन, राइट। जो भी टॉप पे है उसका खाना कम नहीं होगा, खाना जैसा कम होगा सबसे नीचे जो है, राइट। तो अब क्या है कि ओवर प्रोडक्शन, तो अब क्या है, ज्यादा ज्यादा लोग आ गए हैं, है ना। अब जैसे कंपटीशन कि अब रिसोर्सेज की कमी है, पहले तो रिसोर्सेज एनफ थे सबके लिए, तो कंपटीशन का कोई मतलब नहीं था। अब क्या है, अब रिसोर्सेज कम है, तो अब जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो फिर क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। एक स्ट्रगल होगी, एक लड़ाई होगी कि जी एग्जिस्ट कौन करेगा ना, कौन जीतेगा। अब क्या होगा कि वो जो एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल है ना, वो जो चाहे कि नहीं भाई मेरे को इस इन्वायरमेंट में इस इन्वायरमेंट में मेरे को जीना है ना, उसके कारण क्या होगा, वेरिएशन आएंगे, म्यूटेशन आएंगे, जिसको हमने क्या बोला, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, है ना, वो चीजें होना शुरू हो जाएंगी। बट अब क्या गारंटी है कि भाई ये जो वेरिएशन है ये एकदम एग्जैक्टली जो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल बेस्ट करने वाली चीज है वही होगी या फिर दूसरी होगी, है ना। क्योंकि वेरिएशन रॉ मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं, वेरिएशन रॉ मटेरियल होता है इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, मगर दिस वेरिएशन कैन बी एनीथिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझना इसको ध्यान से। इंसान पहले रहता था क्या बोलते हैं, पेड़ों पे, है ना। इंसान पहले खाता था फूल पत्ती, है ना, वो खाता था। तो इंसान की नीड थी कि हम लोग को एनर्जी गेन करने के लिए सेल्यूलोज को
डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना, हम लोग को सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ स्पेशल ऑर्गन होना चाहिए जो हेल्प करेगा, क्या बोलते हैं, टू डाइजेस्ट ऑल दैट सेल्यूलोज, है ना। तो उस समय हमारे पास था अपेंडिक्स। बट अब हम लोग नहीं खाते ऐसे कच्चा पत्ता, है ना, हम लोग ये सब नहीं करते, तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो खाने का जो क्वांटिटी है ना, हमारा जो खाने का जो चीज है, क्या बोल, अब सेल्यूलोज कम हो गया तो उसका, अब सेल्यूलोज नहीं खाते हम लोग, है ना। तो जो, तो फिर क्या होगा, जो ऑर्गन था वो डिसयूज में आने लग जाएगा, है ना। वो एक अनफेवरेबल चीज बन जाएगी, नाउ इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ स्पेस, है ना, उससे कुछ आ सकता है, right? तो देखो, अभी हमने देखा कि केवल वेरिएशन ही नहीं एवोल्यूशन को ड्राइव करता है, ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब कि एक ही एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो इवन जो सेम स्पीशीज के अलग अलग लोग हैं, दे कैन all go in different evolutionary paths to get okay with that। तो जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसने एवोल्यूशन का वो वाला पाथ चूज किया विच इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड बेस्ट सूटेड फॉर दिस एनवायरमेंट, समझ रहे हैं? तो फिर दो तरह के वेरिएशन होंगे, एक होंगे अनफेवरेबल वेरिएशन, मतलब कि ऐसा कोई वेरिएशन होगा जैसा कोई यहां से लेना देना नहीं है, तो वो जो भी वो एनिमल है वो मर जाएगा। फेवरेबल वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन आ गया जो एकदम आपको इसी यहाँ की इन्वायरमेंट में सर्व करने में हेल्प करेगा, तो वो बच जाएगा। अब देखो, इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशन में क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा इनके बीच में, है ना, कि भाई जो फेवरेबल वेरिएशन वाले लोग हैं दे विल गेट सिलेक्टेड, जो अनफेवरेबल वाले लोग हैं दे विल गेट एलिमिनेटेड, है ना। ये एलिमिनेट जाएंगे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट जो फेवरेबल है वो सर्वाइव करेंगे, है ना। फिर अब इन फेवरेबल वेरिएशन के अंदर भी सर्वाइवल द फिटेस्ट होगा, कि भाई ये जो फेवरेबल वेरिएशन वाले लोग जो सब सर्वाइव कर रहे हैं इस नए एनवायरमेंट में, उनके अंदर भी सबसे फिटेस्ट जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, है ना। इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस, और जो फेवरेबल वेरिएशंस है वही इनहेरिट होंगी, क्योंकि अब जब उन फेवरेबल वेरिएशन वाला ही क्रीचर जिंदा है तो वही रिप्रोड्यूस करेगा, वही रिप्रोड्यूस, तो वही अपने जीन्स को आगे ट्रांसमिट करेगा, वही अपने जीन्स को आगे ट्रांसमिट करेगा, तो वही फेवरेबल वेरिएशन इनहेरिट किया जाएगा। फिर ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशन, है ना, और क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता रहेगा फेवरेबल वेरिएशंस का, कि भाई जो सही सही वेरिएशन है वो एक्वायर होते रहेंगे, धीरे 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 एक नई स्पीशीज बन जाएगी। देखो, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। He formulated this theory along with another English biologist, Alfred Russel Wallace, in the year 1858। देखो 1858 की बात कर रहा है ना, 1857 जस्ट अभी हमारा 1857 का सिपोय रिवॉल्ट हुआ है ना, उसके बाद। तो देखो ये क्या कर रहा है, चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है, मतलब वो एक नहीं, डार्विन तो अपना अमेरिकन था आई थिंक, है ना। उसने अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट की इंग्लिश बायोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रसल वॉलेस के साथ, ठीक है, इसीलिए this theory is result amount of natural history collected by Charles Darwin on the different species of plants and animals, ठीक है। तो जो थ्योरी है ना, ये क्या है, एक रिजल्ट अमाउंट है of the natural history collected by Charles Darwin on the different species of plants and animals, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डार्विन गया था वहां गैलेपेगोस आइलैंड पे, वहां पे जाके उसने हर पेड़ पत्ता हर चीज को स्टडी किया उसने, कि भाई ये कैसे बदल रहा है, ये कैसे चेंज हो जाता है, ये कैसे रिजल्ट कैसे बदल गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये थ्योरी है ना, इसका रिजल्ट अमाउंट जितना भी उसने सीखा वहां पर हर एनिमल फौना फ्लावर सब कुछ सीखने के बाद उसका रिजल्ट अमाउंट है नेचुरल हिस्ट्री कलेक्ट जो कलेक्ट किया है चार्ल्स डार्विन ने, है ना। डार्विन has given a vivid explanation of his idea in the book on the origin of species by the means of natural selection। तो इसकी किताब का नाम है On the Origin of Species by the Means of Natural Selection, published in 1859, समझ रहे हो। His theory of natural selection was based on following principles, ठीक है, उसकी theory of natural selection थी वो फॉलोइंग प्रिंसिपल से बेस्ड है ना। हमने ये सब अभी हमने रिसेंटली सब पढ़ा, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो लमार्क, जेबी लमार्क था, राइट, उसकी किताब का नाम क्या था, फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक है, ऐसे याद रखना क्योंकि उसका एंड थोड़ा अजीब है ना, फ्रेश टाइप का नाम है उसका। डार्विन की किताब का नाम क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि डार्विन की थ्योरी ही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये उसकी किताब का नाम है डार्विन का, ठीक है। अब जो उसकी जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की वो बेस्ड थी इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। पहला था ओवर प्रोडक्शन, है ना, अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। डार्विन फाउंड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ नेचुरल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी देन दैट कैन सर्वाइव, हाउएवर ओनली अ फ्यू सर्वाइव ड्यू टू लो ससेप्टेबिलिटी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स।
ये बहुत कर रहा है। तो डार्विन ने ये चीज देखा कि भाई, पहले डार्विन ने देखा कि भाई किसी भी एक जगह पे एक सस्टेनेबल लिमिट होता है ना, एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी तक अगर कोई लिविंग थिंग इस एरिया में रह रहा है तो वो सस्टेनेबल भी रह सकता है, इट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट इन एनी लाइक परमानेंट वे। बट क्या बोलते हैं, बट इसने ये चीज नोटिस किया कि अगर दैट वुड बी बेस्ट सर्वाइव, अगर अगर ऐसा चीज होता कि आप जिस भी एनवायरमेंट पैदा हुए हो उतना ही जितना वहां की नेचुरल कैपेसिटी है रखने की, उतना ही अगर आप रख लो तो आपके सर्वाइवल के चांस, अगर अगर उतना ही कर लो तो फिर नेचुरल सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन स्टॉप होता कि भाई एक इस लिमिट पहुंच गया, अब खत्म है, अब कोई बच्चा ही नहीं हो रहा है किसी का, ऐसा होता। बट ऐसा नहीं है, डार्विन ने क्या देखा कि भाई हर ऑर्गेनिज्म के पास अपनी नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो अपने ज्यादा प्रोजेनी क्रिएट कर सकते हैं जो वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर पाए उससे ज्यादा, है ना। जैसे बिल्लियां है, चार चार पांच बच्चे एक साथ करती है, और यूजली उनका 5 बच्चे हैं तो 3 या 4 बच्चे सर्वाइव करते हैं, एक मर ही जाता है ना। तो वो लोग लार्ज नंबर्स पे गेम खेलते हैं, राइट। However, only a few survive due to low susceptibility of biotic and abiotic factor, ठीक है। मतलब कि ज्यादा सर्वाइव करेगी, बट फिर क्या होगा कि ओनली कुछ सर्वाइव कर पाएंगे उन प्रोजेनी में, है ना। कर तो लिए अपने 10 बच्चे हैं, बट अब उन 10 बच्चों को खाना भी खिलाना है, उन 10 बच्चों को सर्वाइव भी करना है, उन 10 बच्चों को मेट्स भी चाहिए। अब ना तो मुश्किल हो जाता है करना। इस चक्कर में क्या होता है, उनमें से जो कुछ जैसे सबसे जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर जाते हैं और बाकी मर जाते हैं, ये ओवर प्रोडक्शन हो गया। डेलिकेट नेचर एंड लो वायबिलिटी, है ना। डिफेक्ट्स दैट अफेक्ट सर्वाइवल, है ना, डिफेक्ट्स ये सब जो सर्वाइवल अफेक्ट करते हैं ये सभी खत्म हो जाएंगे। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आता है ना। अब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हम लोग 3 चीजों में देखते हैं। इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, इसका मतलब कि भाई जो डिफरेंट स्पीशीज के लोग हैं वो स्ट्रगल करें दूसरे के बीच में सर्वाइव करने के लिए। इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल मतलब दो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज के अंदर कम्पीट करें एक दूसरे के साथ, है ना। और स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, अब डिफरेंट स्पीशीज नेचर के साथ एनवायरमेंट से फाइट पे, जिसके कारण वो इवॉल्व होते हैं एंड दे सर्वाइव। Principle of variation, है ना, the changes that happen whether phenotypical or genotypical features from generation to generation. The difference that an organism shows from its parents or from its related species are called variations, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन मतलब कि वेरिएशन क्रिएट हो गए। अब चेंजेस जो है ना, चाहे वो फिनोटाइपिकल हो चाहे जीनोटाइपिकल फीचर हो, मतलब हो सकता है जीन में कोई चेंज हो या हो सकता है कुछ आपके लाइक जो आपका दिखावा है उसमें बदलाव आ जाए, है ना, जनरेशन। डिफरेंस यही है, डिफरेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म शोज फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, है ना, अपने पेरेंट्स से जो अपना डिफरेंस शो करता है, और फ्रॉम इट्स रिलेटेड स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। Individual variations, these are the minor differences that appear on offspring of same parents of a species, है ना। ये क्या माइनर डिफरेंसेस है जो अपीयर करते हैं एक ऑफस्प्रिंग के, जो एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग है ना, ऑफ अ स्पीशीज। डार्विन कंसिडर्ड दीज टू बी द मेजर कॉज ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ना इसी को कंसीडर करता है मेजर कॉज ऑफ एवोल्यूशन, देखो। और आज की मॉडर्न थ्योरीज में भी हम लोग इस चीज को मानते हैं। Sudden variation, है ना, sudden appearance of new characteristics that are not found in either parents, है ना, Darwin considered them to be secondary significance when they occur only in single gene are called mutations, है ना। ये म्यूटेशन की बात कर रहा है कि जबकि कोई सेंस नहीं बनता है कि ये जीन एक्स जीन कहां से आ गई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, बट मोस्टली क्या हुआ, वो एक सडन वेरिएशन हुआ है, एक वेरिएशन हो गया, कभी भी हमको नहीं पता कब हुआ, कभी भी हो सकता है वो वेरिएशन, और उस वेरिएशन के कारण में उसका जीनोटाइपिकल या फिनोटाइपिकल फीचर बदल जाएगा वेरिएशन चक्कर में। वेरिएशन ड्यू टू यूज एंड डिसयूज, है ना। he mentioned that वही सेम चीज है, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आप पसंद नहीं यूज करोगे तो खराब हो जाएगा ना। he mentioned that using muscle of a duck becomes weak due to disuse and udders of cattle and goat develop due to frequent milking, ठीक है। वेरिएशन दैट arises due to hybridization, intermix of two different species create variation in progeny which are different from their parent generation, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड होता है कोई किसी भी दो चीज का या किसी भी कई चीजों का मिक्सचर, है। जैसे हाइब्रिड कार हम बोलते हैं, हाइब्रिड कार का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड कार का मतलब होता है कि भाई वो कार पेट्रोल में भी चलेगी, एट द सेम टाइम उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, वो उसके अंदर बैटरी भी है, वो उससे भी चलेगी वो, है ना। तो इसलिए हाइब्रिड कार है, मतलब ये कुछ मिला हुआ है ना। ईवी अलग चीज होती है, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल गाड़ी अलग चीज होती है, बट उनका मिक्सचर कर दो तो वो क्या हाइब्रिड बन जाएगा। तो बोले कि भाई वेरिएशन तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी हो सकता है। सबसे फेमस एग्जांपल जो है हाइब्रिडाइजेशन का, मेरे को लगता है वो कच्छर, है ना। कच्छर होता है ना अपना जो घोड़ा और गधे का जो क्रॉस होता है, राइट। तो ना ही वो पूरी तरह घोड़ा है ना ही वो पूरी तरह गधा है ना। वो क्या है, बस इट्स एन हाइब्रिड, बट उस स्पेसिफिक नीश कि भाई वो उस पहाड़ी इलाके में जीने के लिए
जीने के लिए बन चुका है, तो इसलिए हम लोग वहां पर कच्चर को यूज करते हैं हम लोग पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, है ना। Hybridization, the process in which two species intermix with each other and produce a progeny which have features of both, है ना। Theory of natural selection, ये है अपना डार्विन का ब्रेड एंड बटर। There are different forms of selection by which various changes can be seen as a struggle for survival, मतलब कि इसमें क्या होता है, अलग अलग फॉर्म ऑफ सिलेक्शन होते हैं ना, अलग अलग चीजें सेलेक्ट हो सकती हैं जिसको हम लोग वेरियस चेंजेस मानते हैं, जिसको हम लोग मान सकते हैं कि देखो भाई ये स्ट्रगल हो रहा है सर्वाइवल के लिए, है ना। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, है ना, इट रिमूव्स एक्सट्रीम एंड फेवर द इंटरमीडिएट फॉर्म्स, है ना। मतलब अब सिलेक्शन भी अलग तरीके की अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक्सट्रीम को चूज नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आप केवल पानी में रहेंगे या केवल हवा में रहेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, कोई बीच का फेवर चूज कर लेंगे। जैसे अपने जैसे कि भाई अपने क्रोकोडाइल हो गए या फिर जो एम्फीबियन जिनको हम लोग कहते हैं, राइट, वो लोग एक्सट्रीम पे नहीं गए, बोले यार ऐसे नहीं केवल धरती पे जिएंगे केवल हवा नहीं, केवल हम लोग पानी नहीं, दोनों में रहेंगे हम लोग, है ना। एक्सट्रीम एंड फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म, है ना। ह्यूमंस neonatal mortality is more in women with very high or less birth rate, है ना, Hardy-Weinberg law. Directional selection, selection favors one extreme form over the other extreme form, है ना। ये ऐसा सिलेक्शन नहीं, एक एक्सट्रीम फॉर्म को फेवर करेंगे नहीं, अभी तो केवल पानी में रहेंगे या केवल हवा में रहेंगे। When changes in environment, जब environment बदलाव आ गया, भाई environment में ऐसा आ गया कि अब पानी है ही नहीं, तो एम्फीबियंस को भी जीना पड़ेगा धरती के ऊपर, या फिर ऐसे कोई है कि भाई नॉर्मल लैंड था वहां पर इतना पानी आया कि तालाब बन गया, तो फिर आपको सीना पड़ेगा जीना कैसे पानी के अंदर, है ना। Kettle well found in Birmingham, UK, before Indus Revolution, while colored pepper moths were favored due to survival advantage, as predator cannot notice them. Industrial Revolution, not Indus Revolution, no. Cannot notice them in the background of white snow. But after the Industrial Revolution, black moths were favored due to increase in pollution, as it makes them invisible to predators in background of dark, smoky deposits. कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हम इसको समझते हैं। कैटल वेल में क्या है, बर्मिंघम है ना, इट्स वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ यूके, है ना, जो कॉलोनियल टाइम पे बिकॉज ऑफ कॉलोनियल सरप्लस उनकी इतने डिफरेंट डिफरेंट शहर ऊपर में है ना, विंचेस्टर टाइप के शहर वो सब ग्रो हो गए। तो फिर अब जब उन सब की अब जब ये सब चीजें ग्रो हो चुकी हैं, है ना, यूके के अंदर, तो ये यूके वाले लोग हैं, क्या हुआ था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पर शुरू हुआ था, है ना, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो उससे पहले क्या था कि दो तरह के मॉथ मॉथ होता है ना, जो हम लोग देखते हैं लाइट के आसपास ऐसे ऐसे उड़ता रहता है। मॉथ दो तरीके से वहां पर, ठीक है, एक थे व्हाइट कलर के मॉथ, एक थे ब्लैक कलर के मॉथ। अब जब ब्लैक कलर के, क्योंकि बर्मिंघम थोड़ा नॉर्दर्न साइड में ना, स्कॉटलैंड साइड पे है, तो वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ बहुत गिरता है। तो फिर क्या होता है कि जो ब्लैक वाले जो मॉथ होते थे, वो अगर कभी ऐसे स्नो के ऊपर आएंगे बैठ गए, तो फिर दिखता था साफ 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 कि देखो भाई ये तो पूरा व्हाइट स्नो, उसमें एक काला सा डॉट आ गया है, वो प्रॉब्ली मौत ही होगा। तो जो प्रेडेटर्स थे उनके बहुत आसान था उनको पकड़ना। मगर फिर है ना, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया अचानक से, है ना, अब कोयला जल रहा है, ब्लैक स्मोक निकल रही है ना, फैक्ट्रीज बन चुकी है, लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो ब्लैक स्मोक निकलेगी वो जाके कहीं बैठ जाएगी, तो वो कहाँ बैठेगी, जो आसपास जो जहां जहां पर आइस है वहां वहां जाके बैठ जाएगी वो ब्लैक ब्लैक सूट, जो ब्लैक सूट बोलते हैं हम लोग। तो फिर क्या हुआ कि अब मॉथ तो नहीं पता कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है ना, मॉथ जाके फिर से अपने वही जगह बैठ गया ब्लैक मॉथ। बट अब क्या है कि ब्लैक मॉथ एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर बैठा है, तो इस चक्कर में क्या होगा, तो कैमोफ्लेज मिल गया, तो अब प्रेडेटर को ब्लैक मॉथ दिख ही नहीं रहा है। अब जो व्हाइट मॉथ था, जो पहले जब जब प्योर स्नो था तब वो प्रोटेक्ट रहता था, क्योंकि अपने कलर के कारण, है ना, वो कैमोफ्लेज रहता था। अब अब जब वो बैठता है ब्लैक सूट के ऊपर तो वो बन जाता है एक्सपोज, तो प्रेडेटर व्हाइट मॉथ को खाने लगे। तो कैसे, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक जो ब्लैक मॉथ थी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, और जो व्हाइट मॉथ थे उनकी पॉपुलेशन गिर गई, ठीक है। एग्जाम्पल, सिलेक्शन ऑफ कलर अमंग ह्यूमंस ड्यू टू इकोलॉजी, है ना, हमारे इंसान में भी कलर हम लोग चूज करते हैं इकोलॉजी के हिसाब से, है ना। अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनके स्किन डार्कर होते हैं, क्यों, दे आर एक्सपोज्ड बाय सनलाइट अ लॉट। इनको अपने स्किन को क्या बोलते हैं, जो सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए दे नीड मोर मेलानिन। और जितना ज्यादा उनकी बॉडी में मेलानिन होगा उतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा वो रिच, मतलब उतना ज्यादा वो लोग डार्कर स्किन कलर होगा उनका, है ना।
और यूरोप में लोगों को उतना धूप नहीं होता है, उतना धूप उनको नहीं सहना पड़ता है, तो इसलिए वहां उनके स्किन में मेलानिन कंटेंट कम है, उनकी स्किन में मेलानिन कंटेंट दे लो वाइट टू अस, है ना। Selection of B blood group in Oriental region as provides more resistance against infectious disease, है ना। ये है, जैसे कि आप देखोगे अपने इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज बी पॉजिटिव, राइट, बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बी पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट में। अब जैसे कि अगर हम लोग कहीं और जाए, नॉर्थ अमेरिका जाए, उधर जाए, तो वहां पर ओ नेगेटिव इज अ मोर मोर मतलब वो उसके नंबर ज्यादा है कंपेयर टू हमारे ओरिएंट वाले इलाके में। क्यों? नीड इज डिफरेंट, है ना, नीड ही अलग है। अरे यहाँ पर हमारा नीड ये नहीं है कि हमको सबको देते रहना है ब्लड या हमको सबसे ब्लड लेना है, नहीं, नीड ये हमको यहाँ की जो इन्फेक्शन डिजीज उससे बच के रहना है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लैक्टोज जीन, M6 जीन होती है जो लैक्टोज जीन होती है ना। दोज हु कंज्यूम मिल्क विल हैव लैक्टोज जीन बट नॉट फाउंड अमंग दोज हु डोंट, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है उनमें ये जीन नहीं मिलेगा, तो ये भी सिलेक्शन है। Relaxed selection, है ना। In such selection, sometimes unfavorable genotype are selected due to certain factors like environment, culture, etc. है ना। Relaxed selection मतलब इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि सरल होना ही चाहिए, कभी कभी अनफेवरेबल जीनोटाइप भी सिलेक्ट हो जाता है डिपेंडिंग कि भाई एनवायरमेंट कैसा है, कल्चर क्या है, सब। ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स सम अनफेवरेबल सिलेक्शन जेनेटिक्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, है ना, थैलेसेमिया, राइट। अब देखो ये जो अनफेवरेबल सिलेक्शन जेनेटिक्स है ना, जैसे सिकल सेल एनीमिया है ना, हम लोग बाद में थोड़ा सा एक केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग कि ये सिकल सेल एनीमिया हमेशा इन ट्राइबल बेल्ट में ही क्यों होता है, वहीं वहीं पर हमको एक चीज पता चल रहा है। पहली बात है, सिकल सेल एनीमिया इज अ रिसेसिव जीन, है ना, वो एक रिसेसिव चीज है। इसका मतलब कि वो मतलब कि जब नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो ट्रांसमिट होगा थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर वो जीन इज प्रेजेंट विद अनदर जीन जो एक डोमिनेंट जीन है, इट्स नॉट अ रिसेसिव जीन, तो वो जीन दब जाएगा, रिसेसिव जीन, और डोमिनेंट जीन शुड उसी के फीचर्स दिखेंगे। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो फिर तो सिकल सेल एनीमिया बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, हो होता है कि तुमने दो लोगों में तुमने शादी की, तुम दोनों के पास सिकल सेल एनीमिया, तो फिर देयर वाज नो डोमिनेंट जीन, राइट। बट ऐसा भी होगा कि भाई कई लोग होंगे जिनके पास होगा डोमिनेंट जीन, जिनको नहीं होता है सिकल सेल एनीमिया, तो अब उनके साथ अगर आप बच्चा करोगे तो क्या बोलते हैं, बच्चे का सिकल सेल होने का चांसेस कम हो जाना चाहिए बहुत, है ना। क्योंकि सिकल सेल इज नॉट अ, क्या बोलते हैं, नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट, राइट, इट्स अ रिसेसिव जीन। फिर क्या होता है, एक्चुअली वो होता ये है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर मलेरिया का जो वायरस होता है ना, मलेरिया मलेरिया को आना बड़ा आसान होता है, उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है ना, वो हमारे ब्लड सेल पे अटैक करता है मलेरिया। बट जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है, वो लोग मलेरिया से इम्यून हो जाते हैं, उन लोगों को मलेरिया नहीं होता है। तो ड्यू टू सिलेक्शन प्रेशर, जिन लोगों के पास देर आर मोर जीन्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दे सर्वाइव मोर बिकॉज ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। समझ आया? जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को मलेरिया हो जाता है और वो लोग मलेरिया से मर जाते हैं। इस चक्कर में सिकल सेल एनीमिया, इवन दो इट्स एन अनफेवरेबल सिलेक्शन, राइट, इट्स पेनफुल। अगर आप कभी देखोगे कि सिकल सेल एनीमिक जो पर्सन होता है वो कितना होता है, बहुत दर्द होता है उसको, है ना। उसका हर अगर वो उसको हर कुछ समय मॉर्फिन लेना पड़ता है, पेन किलर लेते रहना पड़ता है, वरना वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा वो आदमी। तो सिकल सेल एनीमिया इंक्रीज करता है आपका चांसेस टू सर्वाइव मलेरिया। इसे देखो, इंडिया में सिकल सेल एनीमिया सबसे कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा मिलता है हमारे ट्राइबल बेल्ट में, है ना, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले इलाके के अंदर। अफ्रीका के अंदर भी जो सेंट्रल अफ्रीका है, राइट, जो बीच वाला अफ्रीका, जो अफ्रीका का जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। तो जहां पर भी ट्राइबल्स, जहां पर भी सबसे लाइक एकदम सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सोसाइटी, सबसे बेसिक टाइप ऑफ सोसाइटी जहां पर है, वहां पर इसके इसके होने के ट्रेड्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों जाते हैं, है ना। अगेन सिलेक्शन प्रेशर तो एक चीज है ही, एट द सेम टाइम कई सारी जो ट्राइब्स होती है ना, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर और दे परफॉर्म एंडोगेमी, है ना। एंडोगेमी और एक्सोगेमी क्या होती है? एंडोगेमी मतलब कि अपने कम्युनिटी के अंदर अंदर ही शादी कर लो, जैसे बोलते, जैसे अपने अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि भाई अपने गोत्र में शादी नहीं करते, अपने गोत्र से बाहर शादी करते हैं हमेशा, है ना। क्योंकि गोत्र हम लोग उसको एक फंडामेंटल पार्ट मानते हैं, देखो भाई यहाँ के लोग हम सबसे कुछ ना कुछ की तरह से रिलेटेड है ना। तो इनसे मत करो, दूसरे गोत्र से कर लो भाई, जिनसे आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो है ना, तो जेनेटिक जनरेट लाइक सिकल सेल एनीमिया, तो फिर भाई उनके साथ कर लो, है ना।
चलो गाइस, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।